क्या भाई? नाइल क्या है बेटा ये? अच्छा, न्याय। ओके नेहा जी। बेटा टाइम पीरियड यदि बढ़ेगा, थोड़ा समझना बात को, बहुत कॉमन सेंस की बात है। ये यहाँ गया, ठीक है, सेकंड्स पेंडुलम ले लेते हैं। इसको इधर से इधर जाने में लगता है 1 सेकंड, ठीक है, लगना चाहिए, लेकिन इसको टाइम लग रहा है 1.1 सेकंड। तो घड़ी कितना आगे बढ़ी इस 1.1 सेकंड में? घड़ी की सुई कितना आगे बढ़ी नेहा? इस 1.1 सेकंड में घड़ी की सुई कितना आगे बढ़ी? बढ़ तो गई, कितना आगे बढ़ी नेहा? कांटा कितना बढ़ा? एक से 2 सेकंड पे गया। तो दुनिया घड़ी के हिसाब से नहीं चलती, तो एक्चुअल टाइम स्पेंड हुआ 1.1 सेकंड और घड़ी आगे बढ़ी 1 सेकंड। तो घड़ी को क्या कहेंगे, आगे होना कि पीछे होना? है नेहा, समझ गई आप? वेरी गुड। जेठवा जी दोबारा भेज दो यार, गलती से मेरे को देर लग रही थी तो ये गलत फ्रेम में चला गया ओरिएंटेशन। अलिफ दास, क्या है बच्चे आपका डाउट? अलिफ दास, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या चाहते हैं। तो वाह वाह, चलो जी। अक्षत, अक्षत जी हमारी हीट इलास्टिसिटी से शुरू होती है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स बोलते हैं इसको पढ़े लिखे लोग। अक्षत जी है क्या? थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी ये कर सकता हूँ कि आप लेक्चर से पहले मैकेनिक्स थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी अक्षत जी, न्यूटन्स लॉ वगैरह, टेंशन फोर्स। तो ये मॉलिक्यूलर फिजिक्स ही कहलाती है। आप चैप्टर 14 HCV से सेक्शन 14.2 से 14.8 की रीडिंग मारें और फिर लेक्चर अटेंड करें, समझ में आ जाए। ठीक है जी अक्षत?
वाह वाह दास साहब, क्या काम कर रहे हैं आप, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देख के ही तो बोल रहा हूं यार दास साहब, मेरी आंखें खुली है भाई, जूम भी किया मैंने, देख के ही बोला। यार लोगों की बड़ाई करता हूं मैं तो भी उनको नहीं चलता यार, बुराई करता हूं तो भी नहीं चलता, चाहते क्या यार लोग। मैंने अलिफ दास को कुछ बुरा भला बोला, इतनी बड़ाई मैंने आज तक किसी की करी? हिंदी में लिखा है। चलिए जेठवाजी, स्लिपिंग नहीं हो रही ना, इसलिए म्यू एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी वर्टिकल, ठीक है। अनंत जी, मैंने उत्तर दे दिया है कि हम हीट इलास्टिसिटी से शुरू करते हैं। डिड यू गेट दैट? बता भी दिया मैंने कौन सा पार्ट पढ़ना है। श्रीवास्तव जी, समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं आप। श्रीवास्तव जी हैं क्या? क्या कह रहा है यार, किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, मुझे से याद थोड़ी है भाई सवाल, मैं देखता हूँ यार। जेई क्वेश्चन, जेई मेंस, मेंस के तो क्वेश्चन वैसे ही लफड़े वाले होते हैं यार। जेई मेंस में तो डिस्क है मेरे भाई, 41 में। यार पेट रखवा है ना सवाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अरे लड़का यार पेट रखवा है ना तो ससुराल में जब ना वो क्या कह रहा है मेरे कि ये रॉड थी, ओके, अब इस पे ऐसे एमजी लग रहा था, अब यदि ऐसे घूमेगी, जो बहुत छोटा टाइम दे रखा है, तो उसमें इसका टॉर्क वेरिएबल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा वेरिएबल, लेकिन टाइम इतना छोटा दे रखा है कि अपन उस टॉर्क को कांस्टेंट मान के सीधे mgl/2 इंटू डेल्टा टी कर देते हैं, क्योंकि डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, और उसको सीधे डेल्टा एल के बराबर कर देते हैं। ये कर रहे बेटे, ठीक है श्रीवास्तव जी, चलिए।
रश्मि जी मुझे लगता नहीं है आपने कुछ भी ध्यान से पढ़ा है। चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ है स्ट्रेन तो, और चेंज इन लेंथ तो सिर्फ चेंज इन लेंथ है। थोड़ा फोकस से पढ़ो बेटे। यार अलिफ दास जी एक क्लास में इससे ज्यादा तारीफ नहीं कर पाऊंगा मैं। फिर इन्होंने कुछ भेज दिया, इज दिस करेक्ट क्या क्या। आप गलत थोड़ी कर सकते हो दास साहब। रात सब तो चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। सब तो हवन मारना जगिंद्रा कोई जगह मार गई छोरा। अगली क्लास में कर लेना है ना, अगली क्लास में और वाह वाह कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है दास जी। बाकी बच्चे बुरा मान जाएंगे यार। हमारा बहुत बिगाड़ दे रहा फिर बेटा हमारा खवा दे रहा। हाँ जी बचाया जी कुणाल जी। क्यों बच्चों में एक ही बच्चे की इतनी तारीफ करूंगा एक ही दिन, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे ना। नेहा डिमोटिवेट हो जाएगी नेहा, आप देखो सब मना कर रहे हैं मेरे को। जहाँ साहब एक्सटी मत लिखो यार, सही से बताओ। क्या हाँ ऑलराइट है ना, अगली क्लास में पूछ लेना यार, बता दूंगा। और अभी भी आपने ये पूछा इज दिस करेक्ट, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। चलिए लेट्स जोक्स अपार्ट, अभी भी आपने सिर्फ इज दिस करेक्ट लिख के डाल दिया। सो आपको जिस स्टेप में जो डाउट है वो लिख के डालिए कि सर ये स्टेप मैंने लिख तो दिए पर मैं कंफ्यूज हूँ, इसका लॉजिक मुझे क्लियर। थोड़ा एफर्ट चाह रहा हूँ आपकी साइड से, ठीक है दास जी। वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर, जो मैंने आपकी पढ़ाई करी थी वो पढ़ाई नहीं थी, काट देता हूँ उसको। राइट नॉनसेंस। अब ठीक है दास जी। ठीक है दास जी, थोड़ा सा ढंग से डालिए कि सर ये वाली स्टेप समझ। मैं जानता हूँ मेरे दादा आपसे बड़े। अच्छा नीलाब्जो के भाई हो गया तुम। अरे बंगाली में बड़े भाई को दादा बोलते हैं यार। तुम्हें क्या लगता है सौरभ गांगुली दादा था क्या, ग्रैंडफादर था क्या, इतना बुढ़ा था क्या सौरभ गांगुली। जिस देश में हो उसके बारे में कुछ तो पता करो। रेडिएशन के बारे में छोटी मोटी दो चार चीजें बची है वो खत्म कर लेते हैं। होमवर्क के कुछ सवाल बोले थे क्या मैंने डिस्कस करने को, या दिए थे क्या एचसीवी के कुछ सवाल क्या। अच्छा ओवन रिजिड बॉडी की, ओके बताओ क्या डिस्कस करना है। इजी है वैसे ओवन तो बहुत, फिर भी कुछ कहेंगे तो कर लूंगा डिस्कस। शुरू से यदि आपने मुझसे मैकेनिक्स पढ़ी है तो बाकी कितने भी चैप्टर्स आपको टफ लगे हो, रिजिड बॉडी टफ नहीं लगने दूंगा। थोड़ा
पता चलता है अपना, राइट। लोग न्यूटन्स लॉ में पुलियों पे पुलियां टांग देते हैं, खुद लटक जाते हैं, राइट। हमको न्यूटन्स लॉ को तो थोड़ा सा टफ रखते हैं, रिजिड बॉडी को इजी। ठीक है, एचसीवी के सवाल डिस्कस कर लेते हैं जैसा आप लोग चाहें। रिड्यूस्ड मास ने नेहा वेरिएबल मास, तो खुद का नाम चेंज कर करके फिजिक्स की भी चीजों के नाम चेंज करते हैं। कल से बोलेगी न्यूटन के 3 लॉ। मैक्सवेल की इक्वेशन को बोलेगी मक्खन लाल की इक्वेशन। थोड़ा आराम से चल। बोलिए जी। 38 39 से दिया होगा होपफुली। बोल दिया था कि भगवान मुझे दिखाई नहीं। ये दोनों अभी पढ़ाया नहीं है, माफी चाहता हूँ। 37 से 42 राहुल सोनी जी को अलग ही चल रही थी, मैंने माफी भी मांग ली। सही है। चलिए जी शुरू करते हैं। 39 से लेकर 43 का कोई भी क्वेश्चन। सॉल्यूशन पोस्ट हो गए क्या इसके? नहीं हुए, मैं बोल देता। ठीक है भाई। 44 44 फिर क्या डिस्कस करना है यार, जबरदस्ती टाइम पास कर। 45 46 47 जल्दी बोलो। चलो फिर मैं एक सवाल देता हूँ, किताब का ही बहुत शानदार सवाल है।
53 ट्राई करिए सर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बेटा देख लो डीसीएस लिखा होगा कोर्स के स्ट्रक्चर में, देख लो मुखर्जी। बेटा वो अलाउड नहीं ऑफिशियली। स्टडी मतलब चेंज नहीं हो रहा है प्रिया जी। मानस यादव जी आपसे चारों पार्ट सॉल्व हो गए इसके। सॉल्यूशन पोस्ट कर दीजिए, बोलेंगे कंप्यूटर।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ कुछ चीजें आपने ट्राई कर ली होंगी, इसके थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेहा मना कर रही है। शुरू करूं? Zir, how many times can I give a exam? दो मैक्सिमम होते हैं, आपका पता नहीं भाई साहब। मैं पढ़ा रहा था, वैसे तो जे की तैयारी करा रहा था। कोई बात नहीं, इंक्वायरी काउंटर भी समझ सकते हैं इसको आप। ऑलराइट, है ना? बड़ौदा वाली गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट, और किसी को जनरल इंक्वायरी करनी हो, जीवन में इतनी समस्याएं हैं। शुरू करें फिर। तो मेटल बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम is heated by means of 20 watt heater. ठीक है, रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस और बॉल का टेम्परेचर स्टडी हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब हीट कर रहे थे फिर स्टडी कैसे हो गया भाई? क्या हुआ होगा ऐसा? एनीबॉडी? लॉस और गेन बराबर होगा, तो dq by dt थ्रू रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन must be equal to 20, right? And this must be equal to बहुत सारे कांस्टेंट्स इनटू a। हालांकि यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी गलती ना हो इसलिए लिख लेते हैं, ठीक है ना? Must be equal to 50 minus 20। इस रेट से ये हीट रिलीज कर रहा होगा और ये रेट से हीटर दे रहा हो, दोनों बराबर कर दिए अपन। दिस इज हीट इन, दिस इज हीट आउट, और ये इसी हीट आउट को लिखने का तरीका है। क्लियर है यहाँ तक सबको?
Hence BA is equal to 2/3. A पार्ट का आंसर तो 20 हो गया. B पार्ट पे आता हूं मैं. बॉल 30 पे तो रेट ऑफ हीट लॉस क्या होगा? क्या होगा बताइए? 2/3 30 माइनस 20 कितना आ गया? 20/3. बिल्कुल सही आंसर है. आगे बढ़े. सी पार्ट ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसको, बहुत ध्यान से. क्या लिखा है इसमें? तो सुकुमार जी स्वागत हो आपका. बेटा मैं पढ़ा लूं क्या? कि 20 से 30 इसका बॉडी का टेम्परेचर यूनिफॉर्मली राइज हुआ है 5 मिनट. Find the total loss of heat to the surrounding during this period. अब 20 से 30 तो टेम्परेचर तो वेरी कर रहा है. फॉर्मूला तो ये होता है dq/dt is equal to t minus t surrounding into k, राइट? लेकिन जुगाड़ लगा सकते हैं अपन कि भाई अपन ये निकाल लेते हैं कि dq/dt 25 पे कितना होगा? कितना हो जाएगा 25 पे? राइट. तो ये रेट ऑफ हीट लॉस आ गया. इसको 5 मिनट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. पर सेकंड आया होगा. तो कितना हीट लॉस हो गया इस टाइम पीरियड में? 20 into 500 into 10 1000 जूल. आराम से लिख लीजिए, आराम से सोच लीजिए, कोई जल्दी नहीं है. वो दे दिया यार उन्होंने, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जीवन वो हिंट दे रहा है कि भाई तू सॉल्व कर ले. तो बोल रहा है हिंट क्यों दे रहे? सिर्फ लिख के दे, न्यूटन्स लॉ यूज मत करना. आगे बढ़े. अब ये अलग ही लेवल पे जा रहा है भाई. अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल पूछता है. तो इन 5 मिनट में क्या क्या हुआ? हीटर तो बंद नहीं था ना. हीटर तो अपने एनर्जी सप्लाई कर रहा था. कितनी एनर्जी मिली इसको? एनर्जी रिसीव्ड 20 into 5 into 60. समझ में आ रही है क्या बात? मतलब कि 6000 जूल इसने एनर्जी रिसीव करी. एनर्जी इसने रिसीव करी. एनर्जी एमिट कितनी कर दी इसने? अभी अभी अपन ने निकाला था 1000 जूल इसने एमिट कर दी. तो नेट एनर्जी इसके पास कितनी रही? नेट हीट कितनी गेन करी इसने? 5000 जूल. ये कहाँ गई होगी? इसका टेम्परेचर बढ़ाने में.
कितना टेम्परेचर बढ़ा इसका? आप देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा रहे हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना, सब प्रभु की माया है। प्रभु ने नाम रख दिया कूलिंग का, इसका मतलब नहीं कूलिंग में लगेगा। प्रभु का मतलब वो वाले नहीं, हमारे वाले न्यूटन। आगे हिमांशु जी क्यों कंफ्यूज हैं आप? क्लियर है? बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए जी, तो रेडिएशन छोटा मोटा बचा है, खत्म करते हैं इसको रेडिएशन को आज, और कंडक्शन भी करा देंगे, छोटा सा ही चैप्टर है कंडक्शन का, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं उनको जैसे ही मैं नया चैप्टर शुरू करूँगा थर्मोडायनामिक्स, कोशिश करता हूँ आज खत्म हो जाए सब, तो नेक्स्ट चैप्टर से अपन पकड़ पाएंगे, नए बच्चे पकड़ पाएंगे। उनको मैसेज कर दूंगा, वैसे तो बहुत नाराज होके गए होंगे नए बच्चे पिछली क्लास में। आप लोगों से बात होती होगी ना किसी और जगह पे? दास जी एफर्ट डाली थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में, लायकी पे चल रहे हैं आजकल आप। मैंने वाह वाह का, आपने सीरियसली उसको ले लिया कि सर पढ़ाई कर रहे हैं मेरी। जब भी टीचर या बॉस या पापा, कोई भी जो अपने स्टेचर से बड़ा आदमी हो, वो पढ़ाई करे तो समझ जाना कुछ लफड़ा है ना, कहीं बेवकूफ मत बनना। सीधे सीधे पूछ लेना साहब मैंने गलती क्या करी है, ठीक है कि नहीं? सीधे सीधे पूछ लेना साहब क्या गलती हो गई बता दो, क्यों जबरदस्ती टॉर्चर कर रहे हो। और तो यहाँ पे मैं ये वाला सेक्शन एक छोटा सा रह गया, ये डिस्कस मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है, क्या कह रहे हैं वर्मा जी? ये सब अपने काम की चीजें नहीं है, सब अपने काम की बात यहां से शुरू होती है। ये वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही इन्होंने, पढ़ ले एक बार। ये क्या कह रहे थे? रेडिएशन by body is a mixture of waves of different wavelengths. How only a small range of wavelengths has significant contribution in the total radiation. ठीक है, ये आप इस ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं कि अलग अलग इंटेंसिटी की अलग अलग वेवलेंथ्स है, मतलब अलग अलग वेवलेंथ्स की अलग अलग इंटेंसिटी है, और इस छोटे से रीजन की ही वजह से उसका कलर वलर जो भी होगा दिखता होगा। गॉट इट? समझ में आती है बात? जैसे आगे से बोल रखा है, रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर, हैज 955,550 नैनोमीटर। इसलिए
टेम्परेचर पे चीजें रखी रहती है अपन को दिखाई नहीं देती। समझ में आई क्या बात? यदि अंधेरा करते तो रूम टेम्परेचर क्यों नहीं दिखती? क्योंकि आपकी आंखें 9,500 नैनोमीटर को रीड करने के लिए नहीं बनी है। आपकी आंखें 380 से 780 रीड कर पाती। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि उस समय, ध्यान से देखिएगा, कि उस समय वो विजिबल भी नहीं एमिट कर रही है, लेकिन इतनी कम कर रही है कि हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल कर रही है, पर इतनी ज्यादा कम होगी कि देख ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए यहाँ 9,500, यहाँ कहीं कर रही है वो विजिबल वाली, तो कुछ नहीं दिखेगा फिर अंधेरे में वो चीज, राइट? बढ़े आगे, फिर आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। As the temperature of the emitter increases, this dominant wavelength decreases. टेम्परेचर बढ़ता है तो डोमिनेंट वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। आप देख सकते हैं कि T2 is greater than T1 and T3 is greater than T2। जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है ये इधर शिफ्ट हो रहा है ग्राफ, डोमिनेंट वेवलेंथ इधर शिफ्ट होती जा रही है। (1100 Kelvin पे the radiation has a good contribution from red region of wavelength and object appears red। कोयला गर्म करते हैं तो पहले लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज दिखता है शुरुआत में, फिर और गर्म करते होंगे तो कैसा दिखता होगा नेहा? खुशहाल लाल के बाद और गर्म करते होंगे तो येलो दिखता है नाइल को। ये भगवान नेहा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तेरा नाम चेंज कर करके। फिर तेरे को तो विबग्योर के हिसाब से ग्रीन भी दिखना चाहिए। कभी किसी ने देखा गरम गरम कोयला ग्रीन कलर का, ग्रीन हॉट है भाई नेहा? बेटा और गर्म करेंगे तो जैसा है कह रहा है अपीयर वाइट, क्योंकि इनफ शॉर्टर वेवलेंथ्स। सर क्रैक्ड हिज लॉजिक टू XD। जैसा अब किसका लॉजिक क्रैक कर दिया मैंने? सर सन इसलिए येलो रेड कलर का होता है क्या? कौन आदमी को सन येलो रेड कलर का दिखता है यार? भाई होमो सेपियंस को तो नहीं दिखता सन रेड और येलो कलर का। ये कहीं सनसेट और सनराइज की बात तो नहीं कर रहा हूं? बहुत बड़ा वाला है भाई, वो पूरी अलग फिजिक्स है। दिन में 12 बजे देखियो सूरज को, बेटा तुम्हें नहीं याद रहता 10th का पढ़ा हुआ चौहान साहब? पढ़ लो चुपचाप। ऑलराइट, 3000 केल्विन पे करीब करीब वाइट हो जाता है। लेकिन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। इवन एट सच अ हाई टेम्परेचर मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम 950। 3000 केल्विन पे भी ज्यादातर कंट्रीब्यूशन 950 का आ रहा है। तो अपन यहाँ पहुंच गए हैं, ये एक्चुअली 950 है। ये थोड़ा सा कलर है अपन को जिसकी वजह से अपन को वो वाइट दिख रहा है। समझे कि नहीं समझे? इनफैक्ट यदि मुझे सही याद है तो 6000 केल्विन पे करीब करीब 550 नैनोमीटर का लैम्डा एम आता है। ये देख रहे हैं आप नीचे लैम्डा एम लिखे हुए? ये नीचे लिखे ना लैम्डा एम, ये करीब करीब 6000 केल्विन पे आता है, 550 नैनोमीटर का। क्यों?
one more proof of evolution. And once you get evolution, God is dead. There are two types of scientists: post-Darwin, pre-Darwin. Pre-Darwin scientists used to believe in God. Post-Darwin scientists cannot. क्यों? क्योंकि सन का टेम्परेचर 6000 केल्विन है, याद होगा आप लोगों को, राइट? और आंखों का सबसे सेंसिटिव वेवलेंथ भी यही है। कभी आपने देखा वो टीवी में, कभी देखा ऑपरेशन थिएटर में हरा हरा कपड़ा डालते काटने कूटते हुए? ऑपरेशन करने वाले पे हरा कपड़ा डालते ना, क्यों डालते हरा कपड़ा? कि मान लो कोई सामान अंदर से निकाला हो तो बाहर नहीं छूट जाए और सिल दे कि अरे भाई ये किडनी तो बाहर ही रह गई और सिल भी दिया, दिख जाए भाई अंदर का जितना भी सामान बाहर निकाला सब वापस अंदर ठीक जगह फिट कर दिया, राइट? विजिबल बहुत जरूरी है, विजुअलिटी। इवोल्यूशन प्रूव हो गया ना। सन की जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ अवेलेबल है वही हमारी आंखें सबसे ज्यादा रीड करती है। जैसा तो ग्रीन कलर की आंखें सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव और ग्रीन कलर जो 6000 केल्विन पे आता है। इनफैक्ट आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है, नहीं तो कभी ट्यूबलाइट खरीदने जाएं तो ट्यूबलाइट पे लिखा रहता है कितने केल्विन वाला टेम्परेचर की लाइट भेजती है। आजकल सब आने लग गई 6000 6500 केल्विन वाली, उस पर लिखा रहता है टेम्परेचर ऑफ कलर। टेम्परेचर ऑफ कलर यही लिखा रहता है। वो ये कह रहे हैं कि भाई इस वेवलेंथ की हम लाइट का लैम्डा है इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्ड, ठीक है? बाकी सोनी जी को तो सूरज येलो और रेड और पता नहीं क्या क्या दिखता, ठीक है? बाकी सोनी जी को तो सूरज येलो और रेड और पता नहीं क्या क्या दिखता है, ब्राउन, ग्रीन। जैसा आपको स्केटरिंग समझ में आती है क्या? क्योंकि मेरा लाइफ में फैक्ट है कि वही वर्ड्स यूज करूं जो मैं समझता हूं, अनलेस बेवकूफ बनाना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। इस ग्राफ का कोई रीजन नहीं है जैन साहब, ये एक्सपेरिमेंटली ड्रिवन है। इसका लॉजिक यदि आपको जानना है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने भारी काम किया है, राइट? उसके पीछे पूरी मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ जाएगी आपको, 1.5-2 साल तो उस मैथ्स को सीखने में लग जाएगा, रोज 5-5 10-10 घंटे लगे रहेंगे तो फिर वो मैथ्स लगा के यहाँ पहुंचेंगे। और फिर भी ये ग्राफ नहीं आता, अमेजिंगली फिर भी ग्राफ ये वाला आता है। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए जाना पड़ेगा मैक्स प्लैंक की मैथ्स, जिसमें मैक्स प्लैंक को खुद को 2 साल लग गए थे। समझ में आ रहा है जैन साहब? फिर आप इस ग्राफ की मैथ्स तक पहुंचेंगे, फिर इसकी फिजिक्स के लिए आपको जाना पड़ेगा, रहने दो, ओके। 4 साल तो निकल ही गए थे जिंदगी के मस्त। 4 साल आप कर लो मैथ्स, फिर बता दो, ठीक है?
सीधा सीधा अपनी औकात से बाहर। अरे गोयल साहब, ये वर्ड्स मैं बोलता था पहले ना कि बेटा रहने दे, तेरी औकात के बाहर है, तो लोग दिल पे ले लेते थे यार, राइट? तब से मैं लोगों को पॉजिटिवली एनकरेज करता हूँ। बढ़े आगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, the wavelength corresponding to the high intensity decreases. In fact, lambda m is equal to the absolute temperature. इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको लिख लीजिएगा। लैम्डा एम क्या है, भूल मत जाना, एक बार लिख लें, फिर मैं अपनी तरफ से भी समझाना शुरू करता हूँ इसको। बेटा हाउ टू ज्वाइन में मैं क्या जवाब दूं प्रसूप कुमार, क्या जानना चाहते हैं आप? करीब करीब अगली क्लास से हम लोग केटीजी शुरू कर देंगे, जो कि इंडिपेंडेंट चैप्टर होगा। और इसके पहले का हमने डाला हुआ है, पिछले लेक्चर में देख लीजिए या ग्रुप में देख लीजिए, वहां डाला हुआ है, कौन से लेक्चर से देख सकते हैं, इसके पहले का देखना, ठीक है? बच्चों लिख लिया हो तो मैं थोड़ा एक बार समझा दूं फिर से, ठीक है? हम क्या कह रहे हैं, ये ब्लैक बॉडी की बात चल रही है, ये वो लैम्डा है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, समझ रहे ना? ये जो यहाँ पे बात चल रही थी, फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी वेवलेंथ का एमिट कर रहा है, बाकी भी कर रहा है, डोमिनेंट सबसे ज्यादा है, ठीक है? डोमिनेंट सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, दो चीजें हो रही है, दो, एक तो लैम्डा एम शिफ्ट हो रहा है, जैसा आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। दूसरी चीज क्या हो रही है कि ओवरऑल एरिया भी बढ़ रहा है इसका, मतलब पीक भी बढ़ रही है, मतलब हर वेवलेंथ से एसोसिएटेड एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी, इससे एसोसिएटेड एनर्जी भी बढ़ी है, इससे भी बढ़ी है, हाँ इस वाले से और ज्यादा बढ़ गई है, गॉट इट? इस वाले से बहुत ज्यादा बढ़ गई। और टेम्परेचर बढ़ाया तो इससे भी बढ़ी, पर इससे जो बढ़ी वो और भी ज्यादा बढ़ गई, तो बढ़ सबसे रही, ठीक है कि नहीं? ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे हर वेवलेंथ से एसोसिएटेड एनर्जी बढ़ती ही बढ़ती है, कोई भी वेवलेंथ ऐसी नहीं जिससे एसोसिएटेड एनर्जी कम होगी, ठीक है? ये सड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, समझ में आ गया हो तो मैं एक और एक्स्ट्रा चीज समझाना चाह रहा हूँ जो किताब में नहीं है, लेकिन शायद कभी जरूरत पड़ जाए, इसलिए समझा रहा हूँ। शुरू करूँ? ये ग्राफ था इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, ठीक है? एक और टर्म होती है, पहले नाम लिख लें, स्पेक्ट्रल एमिसिव
जनरली ई लैम्डा यूज होता है, which is d by d लैम्डा। एसेंशियली आपको बताता है कि भाई एक वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड कितनी एनर्जी। इसको यूं समझ लेती, मुझे जानना हो कि इससे विजिबल लाइट दिखाई देगी कि नहीं देगी, तो मैं ई लैम्डा डी लैम्डा के फंक्शन का इंटीग्रल मार दूंगा लैम्डा 1 से लैम्डा 2, जो ये विजिबल रेंज का हो जाएगा। तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये लाइट मुझे दिखाई देगी कि दिखाई नहीं देगी, ये बॉडी मुझे अपनी लाइट से दिखाई देगी कि नहीं देगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। जैसे आपने सुना हो शायद, वो जो वाटर प्यूरिफायर होते हैं ना अपने, ये एक्वागार्ड और ये सब, राइट, कैंट, उसमें अल्ट्रावायलेट बल्ब होता है, राइट, बैक्टीरियाज को मार देता है वो। तो उसमें अपन ये चाहेंगे कि अल्ट्रावायलेट की रेंज में इसका कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, यदि हम लोग रेडिएशन से जानते हैं तो। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर दे, आप एक बार दोबारा सुन ले बेटा, है ना, ये तो रिकॉर्डेड है, जितनी बार चाहे सुन सकते हैं आप। हम क्या थोड़े से डिफरेंट टीचर हैं, और ये अंडरस्टेटमेंट है थोड़ा सा, चाहे तो इनसे पूछ लो। तो सुख कुमार जी या तो पढ़ लें, नहीं तो हमारे यहाँ क्या करते हैं ना, जो लोग थोड़े इधर उधर कर रहे होते हैं बातें, तो उनको हम राम राम बोलते हैं, राम राम से। इसका भी ग्राफ वैसे ही आता है, ठीक है। बट ये जो ई लैम्डा है, हम आएंगे इधर, राइट, ये बताते हैं कि भाई कितना ज्यादा उसकी पीक है। इनफैक्ट ये मुझे लगता नहीं है सिलेबस में है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, इनकी वैल्यू टी की पावर 5 के बराबर आती है। लैम्डा एम से एसोसिएटेड जो ई लैम्डा होता है उसकी वैल्यू। और आप कोर्स खत्म ही समझो ना अपना, जो आपका एटीट्यूड है, आप मान लो कोर्स खत्म, जेई का ही खत्म हो, जेई क्या छोड़ो, आईटी का खत्म, उसके आगे से शुरू करो। छोटी छोटी बात पे सॉरी क्या है।
कॉन्सेप्ट क्लियर है? ना ये फॉर्मूला मत भूल जाना बस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बी तो दे देंगे, बी याद नहीं रखना होता, इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं ना, वीन्स किताब में भी था। So I think that completes radiation. Nothing more is required. ये सौमित्र नायक, सौमित्र दर्शन नायक है क्या भाई? इधर कैसे? ये तो पढ़ चुके बेटा, आप कंडक्शन शुरू होगा। ठीक है जी, चलिए कंडक्शन शुरू करते हैं हम। कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। जेई मेन में भी है सब्जेक्टिव, और एडवांस में तो हर साल आ रहा है आजकल रेडिएशन का सवाल। दास जी, अच्छा नहीं लग रहा आपको? हाँ, कंडक्शन एडवांस में तो है ही सही। कंडक्शन पे नहीं, रेडिएशन पे। हाँ, आप शीट दे दूंगा जी मैं इसकी। आज कंडक्शन काफी कुछ हो जाएगा, कर सकते हैं, ठीक है। थर्मल कंडक्शन, तो ये किस बारे में बातचीत चल रही है, यहाँ तक हम लोग आएंगे। राइट, ये आप थोड़ा पढ़ के आए तो और अच्छा रहता। तो बेसिकली ये बिल्कुल थियोरेटिकल सा ही है, इसमें कुछ दिमाग लगाने का है नहीं, इसलिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। जैसे रेडिएशन में दिमाग लगाने का था तो मैंने फिर पूरा तोड़ ताड़ के पढ़ाया था अच्छी तरह से। ये बहुत ही फर्जी टाइप का, ठीक है, तो दिल पे मत लीजिए। कुछ पूछना हो रेडिएशन में तो एक बार देख लीजिए। 2 मिनट वेट कर लेता हूँ मैं शुरू करने से पहले। आप भी रीडिंग मान लीजिए इस पैराग्राफ की। ये जो सामने दिख रहा है ये वाला पेन, चलिए मैं शुरू करता हूँ।
क्या कह रहा है भाई? If one end of the metal rod is placed in stove and temperature of the other end gradually increases, the temperature of the other end gradually increases. बिल्कुल सही बात कर रहा है भाई. एक एंड को अपन ने आग में रख दिया तो दूसरे एंड का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है. बहुत बढ़िया. हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड टू द अदर एंड. यहाँ से यहाँ हीट ट्रेवल कर रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है. अभी ट्रांसफर क्यों टेक प्लेस करता है? ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कोलिजन प्रोसेस कॉल्ड हीट कंजम्पशन. ये समझिए क्या होता है. जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है ना, वहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा तेजी से ज़्यादा रैंडमली चलेंगे. ओके, तो यहाँ रैंडमली चल रहे, ये वाले नहीं चल रहे, तो इनसे जा जाके टक्कर पड़ेगी. टक्कर पड़ेगी तो ये भी रैंडमली मूव होने लग जाएंगे. समझ में आ रही क्या बात? ये मान लीजिए एक जोन है, यहाँ पे लोग बहुत धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो इस जोन के इधर वाले जो लोग होंगे उन तक भी धक्के पहुंचने लग जाएंगे ना. और लेट्स सी ये ओरिजिनल सोर्स है जो डिस्टरबेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पहुंचेंगे लेकिन उतने जोर के नहीं पहुंचेंगे, फिर इससे थोड़ा आगे भी पहुंचेंगे. ऐसे the molecules at one end of the rod gain heat from the stove and their average kinetic energy increases. वही जो मैंने कहा था. As these molecules collide with the neighboring molecules having less kinetic energy, the energy is shared between these two groups. ये मैंने समझा दिया. Kinetic of these neighboring molecule increases. पूरा समझा दिया. As they collide with the neighbors on the cooler side, they transfer energy to them. This way, heat is passed along the rod from molecule to molecule. The average position of molecules does not change, as there is no mass movement of the matter. Matter move नहीं कर रहा है, सिर्फ एनर्जी का फ्लो हो रहा है. ठीक है? क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़े. चलिए, थर्मल कंडक्टिविटी. अब हर मैटर की जो है एबिलिटी टू फ्लो, एनर्जी कितनी फ्लो के जाती है सेम नहीं. राइट? कंसीडर स्लैब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल लेंथ x. Let one phase of the slab be maintained at temperature T1 and T2. दूसरा T2. Also suppose remaining surface area is covered with a non-conducting material. ये जो कह रहा है इसका अर्थ ये है कि भाई अपन ने ये जो साइड है ना, ये साइड इस पे कंबल उड़ा दिया, इसको कंबल से ढक दिया, ताकि जो भी एनर्जी का फ्लो वो सिर्फ ऐसे ही, डिपेंडिंग ऑन कौन पड़े, ऐसे ना, क्योंकि उसको साइड वाली सरफेस को कंबल से ढक दिया. ये लिखा. ठीक है? क्लियर है यहां तक? अब बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है स्टेडी स्टेट. ये लिखिए, इसको ध्यान से समझिएगा. Steady state reached at the temperature at any point remains unchanged as time passes. इसका क्या अर्थ है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. स्टेडी स्टेट को आप यूं समझिएगा कि मान लीजिए रॉड है, राइट? इस साइड को तो अपन ने रख दिया आइस वाटर मिक्सचर में 0 डिग्री सेल्सियस. ये साइड को अपन ने रख दिया बॉइलिंग वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस. राइट? तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन स्टेडी स्टेट? व्हाट यू एक्सपेक्ट इज दिस कि इसका टेम्परेचर यदि मैं अभी नापू θ1 और आधे घंटे बाद नापू तो भी θ1, इसका नापू तो θ2 इज नॉट इक्वल टू θ1, लेकिन θ1 dθ1 by dt इज 0. मतलब टाइम के साथ किसी भी क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर वेरी नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक क्रॉस सेक्शन का दूसरे क्रॉस सेक्शन के बराबर नहीं होगा. समझ में आया स्टेडी स्टेट का मतलब? लो,
स्टडी स्टेट में क्या होगा कि हीट एंटर तो होगी, पर जब किसी भी सेक्शन का टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, चेंज ही नहीं हो रहा, तो यदि यहाँ पे H हीट एंटर हुई, राइट, या हीट करंट को हमने dq by dt जिसे कहा H, तो इसी रेट से बाहर भी निकल रही है। हाँ जी मुखर्जी, कोई कंडक्शन नहीं होगा। बहुत मुश्किल है भाई को समझाना। वो बोल रहा हूँ कंडक्शन होगा, ये भाई ने क्लियर है भाई। तो जितनी हीट इधर से एंटर होगी उतनी उधर से निकल जाएगी, है ना। बंगाल में हो सकता है ऐसा नहीं होता, उधर फिजिक्स के लॉ अलग लग सकते हैं मुखर्जी के यहाँ पे, राइट है भाई मुखर्जी। तो कंडक्शन हो रहा है मस्त, क्यों भाई मुखर्जी? वे है चला गया। ऑलराइट है भाई चटर्जी, बंगाल में लगते नहीं लगते फिजिक्स के लॉ? लगते हैं वैसे के वैसे, डिफरेंट नहीं मतलब थोड़े से डिफरेंट लग जाते हैं। फिजिकल टू कभी कभी 3m में हो जाता हो, m स्क्वायर हो जाता, नहीं होता ऐसा। चलो बंगाल भी वैसे ही बोरिंग है, कोई ये क्या बोल रहा है, वही जो मैंने समझा है। जितना इस स्लैब से निकला उतना इस स्लैब से निकलना पड़ेगा हीट करंट, क्योंकि अब ये कोई करंट रख के करेगा क्या, टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन डिफरेंट जरूर है, तो जितना आता है उतना ट्रांसफर कर देता है। So if delta Q amount of heat crosses through any cross section in time, delta Q is the heat current. It is found in a steady state the heat current same रहता है। अब ये क्या कह रहा है, proportional to the cross sectional area। ये तो बहुत सिंपल बात है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्यों प्रोपोर्शनल है? यदि मैं 2 रॉड लगा लूं तो डबल हीट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या भाई है कि नहीं ऑब्वियस सी बात। तो हीट करंट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स, ये भी सही बात है। इधर 100 इधर 0 तो एक लेवल पे हीट जाएगी, इधर 1000 उधर 0 तो बहुत ज्यादा तेजी से हीट जाएगी। क्यों भाई मुखर्जी, बंगाल में भी ऐसा ही होता होगा। ठीक है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ x, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मान लो यदि अपन एक बड़ी सी स्टिक लेके बैठ जाए, राइट, तो अपने हाथ तक गर्म पहुंचने में टाइम लगता है। छोटी चम्मच में यदि अपन करें तो इमीडिएट हाथ जल जाता है। गर ग ग ग ससल टुडे, बेटा थोड़े अल्फाबेट्स ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं आप जिंदगी में। K is the constant for material of the slab and is called thermal conductivity of the material. Okay? ये जैसे कि वुड का K कम होगा, मेटल का K ज्यादा होगा, खत्म हो गई बात। सही है कि नहीं? तो वो K मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। अब आगे देखिए, बड़ी अच्छी बात कर रहा है। If the area of cross section is not uniform or if the steady state conditions are not reached, the equation can only be applied to a thin layer of a material perpendicular to the heat flow. This is very very important. आगे जाके अपन ऐसे सवाल लेंगे।
लीजिए अपन ने एक ऐसा सॉलिड स्फीयर ले लिया, यहाँ पे कुछ कुछ हीट प्रोडक्शन चल रहा है और इसको एक दूसरे सॉलिड स्फीयर में बंद कर दिया, तो अब यहाँ हीट का फ्लो कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आइसोथर्मल सर्फेसेस, हर सरफेस का एरिया दूसरे से अलग होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा लॉ? यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई माइनस डी क्यू बाई डी टी। माइनस क्यों? क्योंकि घटते हुए टेम्परेचर की तरफ जाता है। डी टी बाई डी एक्स, फिर डी एक्स क्या होगा? इसके और पड़ोसी वाले के बीच का डिफरेंस। क्योंकि हम फिर यहां से यहीं के लिए लॉ लगा सकेंगे बस। इस छोटे से के लिए एरिया को कांस्टेंट मानेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा मैं आपको अनेक बार कैलकुलस के थ्रू माध्यम से समझा चुका। सो दिस इज द बेसिक लॉ। ये बेसिक लॉ है जिसको हम लोग यूज करेंगे। माइनस का रीजन भी समझा दिया, घटते हुए टेम्परेचर की तरफ लिखा, और इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। नेगेटिव भी समझा, लिख लें आराम से। इससे पहले वाले इक्वेशन बेटा, फिर अपन पूरा हीट फ्लो, हीट करंट अपन थ्रू एंड थ्रू यहाँ से यहाँ तक सेम मान लिए ना। सेम मान लिए तो स्टेडी स्टेट आनी पड़ेगी, तो बीच में हीट खा नहीं जाएगा कोई यादव साहब। जबकि छोटा है तो इसमें भी छोटा मोटा खा भी रहा है तो वो चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? लेंथ लंबा होने पर हीट फ्लो कम क्यों होगा स्टेडी स्टेट? प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया यार, मैं इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा। ये लॉ का लॉजिक वॉजिक में नहीं जा रहा है, जितना आगे समझ में ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल साइड से समझ। ठीक है, और कुछ? चलिए वर्कआउट एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। हीट करंट पूछा है इन्होंने, ये रहा सवाल, बहुत ही सड़ा हुआ सवाल। सीधा सीधा फॉर्मूला एप्लीकेशन। इधर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है, इधर 100 डिग्री सेल्सियस, और बाकी अपन ने इसको बढ़िया कंबल में ढक दिया। तो हीट का फ्लो कैसे हो रहा होगा? सिर्फ ऐसे, उल्टा बना दिया है, सिर्फ ऐसे। फॉर्मूला लगा दीजिए हीट करंट के लिए, dq by dt माइनस के पीछे अगले वाले पेज में दे रखा है।
कुछो नहीं बुझाए दे लगबे कथी लिखले छै यारो खराब हो